नमस्कार साथियों। मुंशी प्रेमचंद की कहानी अनाथ लड़की भाग 3। सेठ जी ने बड़े बेटे नरोत्तम दास सेठ जी के बड़े बेटे नरोत्तम दास कई साल तक अमेरिका और जर्मनी की यूनिवर्सिटियों की खाक छानने के बाद इंजीनियरिंग विभाग में कमाल हासिल करके वापस आए थे। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में उन्होंने सम्मान का पद प्राप्त किया था। अमेरिका के अखबार एक हिंदुस्तानी नौजवान की इस शानदार कामयाबी पर चकित थे। उन्हीं का स्वागत करने के लिए बम्बई में एक बड़ा जलसा किया गया था। इस उत्सव में शरीक होने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। सरस्वती पाठशाला को भी निमंत्रण मिला और रोहिणी को सेठानी जी ने विशेष रूप से आमंत्रित किया। पाठशाला में हफ्तों तैयारियां हुई और रोहिणी को एकदम भी चैन ना रहा। यह पहला मौका था कि उसकी अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। रंगों के चुनाव में वह मिठास थी, काट छाट में वह फबन जिससे उसकी सुंदरता चमक उठे। सेठानी कौशल्या देवी ने उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद रही। रोहिणी गाड़ी से उतरती ही उनके पैर की तरफ झुकी, लेकिन उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और इस तरह प्यार किया जैसे कि वह उनकी ही बेटी है। वह उसे बार बार देखती थी और आंखों से गर्व और प्रेम टपक पड़ता था। इस जलसे के लिए ठीक समुद्र के किनारे एक हरे भरे सुहाने मैदान में एक लंबा चौड़ा शामियाना लगा था। एक तरफ आदमियों का समूह उमड़ा था, दूसरी तरफ समुद्र की लहरें उमड़ रही थी। गोया वह भी इसी खुशी में शरीक था। जब उपस्थित लोगों ने रोहिणी बाई के आने की खबर सुनी तो हजारों आदमी उसे देखने के लिए खड़े हो गए। यही तो वह लड़की है जिसने अब की शास्त्री की परीक्षा पास की है, ज़रा उसके दर्शन करने चाहिए। अब भी से देश की स्त्रियों में ऐसे रत्न मौजूद हैं। भोले भाले देश प्रेमियों में इस तरह की बातें होने लगी। शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाएं ने आकर रोहिणी को गले लगाया और आपस में उसके सौंदर्य और उसके कपड़ों की चर्चा होने लगी। आखिर मिस्टर पुरुषोत्तम दास तशरीफ लाए। हालांकि वह बड़ा शिष्ट और गंभीर उत्सव था, लेकिन उस वक्त दर्शन की उत्कंठा पागलपन की हद तक जा पहुंची थी। एक भगदड़ सी मच गई, कुर्सियों की कतारें गड़बड़ हो गई। कोई कुर्सी पर खड़ा हुआ, कोई उसके हत्थों पर। कुछ मंचली लोगों ने सामियाने की रस्सियां पकड़ ली और उन पर जा लटके। कई मिनटों तक यह तूफान मचा रहा। कहीं कुर्सियां टूटी, कहीं कुर्सियां उल्टी और कोई किसके ऊपर गिर गया। ज़्यादा तेज़ लोगों में धोला धप्पा होने लगा। तब बीन की सुहानी आवाज़ आने लगी। रोहिणी ने अपनी मंडली के साथ देश प्रेम में डूबा हुआ गीत शुरू किया। सारे उपस्थित लोग बिल्कुल शांत थे और उस समय वह सुरीला राग, उसकी कोमलता और स्वच्छता, उसकी प्रभावशाली मधुरता, उसकी उत्साह भरी वाणी दिलों पर वह नशा पैसा पैदा करने लगी जिससे प्रेम की लहरें उठती हैं, जो दिल से बुराइयों को मिटाता है और उससे ज़िंदगी की हमेशा याद रहने वाली यादगार पैदा हो जाती है। गीत बंद होने पर तारीफ की एक आवाज़ न आई। वही ताने कानों में अभी तक गूंज रहे थे। गानों के बाद विभिन्न संस्थाओं की तरफ से अभिनंदन पेश हुए और तब नरोत्तम दास लोगों को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनके भाषण से लोगों को थोड़ी निराशा हुई। यूँ दोस्तों की मंडली में उनकी प्रज्ञता के आवेग और प्रवाह की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन सार्वजनिक सभा में के सामने खड़े होते ही शब्द और विचार दोनों ही उनसे बेवफाई कर जाते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किल से धन्यवाद से कुछ शब्द कहे और तब अपनी योग्यता की लज्जित स्वीकृति के साथ अपनी जगह पर आग बैठे। कितने ही लोग उनकी योग्यता पर ज्ञानियों की तरह सिर हिलाने लगे। अब जलसा ख़त्म होने का वक्त आया। वह रेशमी हार जो सरस्वती पाठशाला की ओर से भेजा गया था मेज पर रखा हुआ था। उसे हीरो के गले में कौन डालेगा? प्रेसिडेंट ने महिलाओं की पंक्ति की ओर नज़र दौड़ाई। चुनने वालों में रोहिणी पर आँख पड़ी और ठहर गई। उसकी छाती धड़कने लगी, लेकिन उत्सव के सभापति के आदेश का पालन आवश्यक था। वह सर झुकाए हुए मेज के पास आई और कांपते हाथों से हार को उठा लिया। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली और रोहिणी ने नरोत्तम दास के गले में हाथ डाल दिया। दूसरे दिन पाठशाला में मेहमान विदा हुए, लेकिन कौशल्या देवी ने रोहिणी को ना जाने दिया। बोली, अभी तुम्हें देखने से जी नहीं भरा, तुम यहीं एक हफ्ता रहना।
आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ से इतना प्यार और दूसरी माँ से इतना अलगाव। रोहिणी कुछ जवाब ना दे सकी। यह सारा हफ्ता कौशल्या देवी ने उसकी विदाई की तैयारियों में खर्च किया। 7वें दिन उसकी विदाई करने के लिए स्टेशन तक आई। चलते वक्त उससे गले मिली और बहुत कोशिश करने पर भी आंसुओं को ना रोक सकी। नरोत्तम दास भी आए थे। उनका चेहरा उदास था। कौशल्या ने उनकी तरफ सहानुभूति पूर्ण आंखों से देखा और कहा, मुझे तो ये ख्याल ही ना रहा, रोहिणी को क्या यहाँ से पुणे तक अकेली जाएगी? क्या हर्ज है? तुम ही चले जाओ, शाम की गाड़ी से लौट आना। नरोत्तम दास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, जो इन शब्दों में ना छिप सकी। अच्छा, मैं ही चला जाऊंगा। वह इस फिक्र में थे कि देखो विदाई की बातचीत का मौका भी मिलता है या नहीं। अब वह खूब जी भरकर अपने दर्द दिल सुनाएंगे और मुमकिन हुआ तो उस लाज संकोच को जो उदासीनता के पर्दे में छुपी है मिटा देंगे। धन्यवाद।